नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। और आज हमारे साथ एक कर्नल मयंक चौबे सर हैं। उनका भी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप जाके सब्सक्राइब करिएगा। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो आज हम लाइव जुड़े हैं और आज आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो अभी मीटिंग हुई है शाई जिनपिंग की एंड ट्रम्प की, उसके बारे में और उसका क्या इम्प्लीकेशंस है ये हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे एंड आपके भी चैनल से आप जुड़े हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू दिनेश। आज बहुत दिनों में भेंट हो रही है हमारी और अपने चैनल से जुड़ नहीं पाया हूँ मैं। कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। तो एक बार जरा पक्का हो जाएगा फिर उसको देखेंगे कि कैसे जुड़ सकते हैं साइमल्टेनियसली। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ बात करके, डिस्कस करके इश्यूज को। और जो आप इन डेप्थ नॉलेज रखते हो, जिस गहराई से उसको पकड़ते हो, दैट इज रियली कमेंडेबल। तो बहुत बहुत थैंक यू साधुवाद आपको। और मैं सुन रहा हूँ कि इस समय आपका ट्विटर अकाउंट भी जो है वो मोनेटाइज होने की स्थिति में आ चुका है। तो जो लोग भी सर। दर्शक यहाँ बैठ के देख रहे हैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनेश के ट्विटर अकाउंट को, जो कि फैक्ट्स विद दिनेश के नाम से जाता है, उसको जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दिनेश ने इतनी मेहनत की है, दिन रात बेचारा लगे रहता है, तो उसका भी थोड़ा सा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी तो जी। सर ये मीटिंग तो हो गई जिनपिंग की एंड ट्रम्प की, बट मीटिंग के बाद कुछ आया नहीं, खाली दोनों हाथ मिलाए और ना मीडिया कुछ जो इनपुट आता है और जो मीडिया का स्टेटमेंट आता है वो नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रम्प को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा हम्म, पसंद है ट्रम्प को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कुछ भी नहीं किया, जस्ट हाथ मिलाए। ट्रम्प थोड़ा उसकी कार तक, शी जिनपिंग की कार तक पहुंचा और फिर बाद में साइड में से निकल गया। तो सर ये क्या हो गया इसमें, ये दोनों की तो कुछ बात हुई, क्या हुई पता ही नहीं चला। और ऐसे क्या दोनों एक्चुअली की नाराजगी हुई कि फिर ये भी ये लोगों ने स्टेटमेंट तक नहीं दिया। मैं इस चीज को स्टडी कर रहा था दिनेश कि दोनों की क्या बात होती है। देखिए, ऐसी मीटिंग में ना कुछ मार्कर्स होते हैं जिसको नोट करना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात, क्या मीटिंग के बाद में कोई कम्युनिके, जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ? यानी प्रेस विज्ञप्ति होती है ना, दोनों जारी करते हैं कि भाई हम दोनों की मीटिंग हुई थी। एक तो होती है जॉइंट कम्युनिके, एक होता है अपना अपना स्टेटमेंट जारी करना। तो अगर जॉइंट कम्युनिके इशू होता है तो यानी मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण थी, किसी विषय पर आप लोगों ने सहमति व्यक्त की है और आप इसको आगे ले जाएंगे, तो ये जॉइंट कम्युनिके में आती है। तो क्या ऐसा जॉइंट कम्युनिके हमको देखने को मिला? नहीं। हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट आया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चीज आती है कि जब ऐसी मीटिंग खत्म होती है तो आप आगे और तैयारी रखते हो। आप कहते हो कि ये मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी और अगली मीटिंग जो है वो अब जाके बुसान में आज हुई है, तो अगली मीटिंग जो है हम नई दिल्ली में करेंगे और वो रखेंगे हम 32 जनवरी को। ऐसा आप स्टेटमेंट देते हो। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट सुनने को आया? नहीं आया। तो जब मीटिंग आती है जहां पॉजिटिव आउटपुट हो रहे होते हैं, तब ऐसी बातें खुल के बाहर निकल के आती हैं। ये दूसरा मार्कर होता है पहचानने का कि मीटिंग कैसी रही। तीसरा मार्कर रहता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का आपने बड़ा खुलासा कर दिया कि आए, चुपचाप हाथ मिलाया और अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए, किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। तो ये होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, जो कि सिग्नल देता है दुनिया को कि आखिर मीटिंग कैसी रही और अल्टीमेटली दुनिया उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। अगला मार्कर आता है कि मीडिया जो है वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि कोई भी मीटिंग के बाद में दोनों पक्ष जो है वो मीडिया से जाके या तो बात करते हैं या मीडिया को लीक कर देते हैं चीजें, जिसको कि मीडिया की भाषा में कहते हैं। तो मीडिया में लीक जो है वो दोनों तरफ से आई है या स्टेटमेंट्स आए, जो भी इसको कह लीजिए। और स्टेटमेंट जो थे कि चाइनीज साइड ने ये बोला है कि हमारी बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन हुई है और काफी पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो हम चाइनीज रुख को ये मान के चलते हैं कि बड़ा पॉजिटिव रुख जो है वो चाइना ने इख्तियार किया है। अमेरिका का क्या रुख था वो अभी देखना बाकी है कि क्या रुख था। उससे पहले जो रुख आया था राष्ट्रपति ट्रंप का, तो वॉशिंगटन छोड़ने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं फेंटेनिल पर जाके बात करूंगा और उसके लिए वो तैयार रहे और मैं भी से वार्न कर रहा हूँ। फेंटेनिल, आपके दर्शकों को बताता चलूं कि फेंटेनिल वो मादक पदार्थ है या वो ड्रग है जिसके ड्रग ओवरडोज की वजह से अमेरिका में बहुत लोगों ने अपनी जान खोई है। तो नेचुरली ये चिंता का विषय था और चिंता का विषय इसलिए बन रहा था क्योंकि फेंटेनिल का जो रॉ प्रोडक्ट आता है, जिस चीज से फेंटेनिल बनती है, वो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। और उस पर
अमेरिका चाह रहा था थोड़ी सी लगाम कसी जाए, तो चाइना इस बात को मानने पर राजी नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो दुनिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे कि हम जाके फेंटेनिल पे बात करेंगे क्योंकि मैं अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा सजग हूं। परंतु सबको मालूम है डिस्कशन क्या होना था। डिस्कशन ये होना था कि अमेरिका जो बात करता इसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर, और दूसरी बात करता था रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मुद्दा जो आता वो आता था अमेरिका की तरफ से, और टैरिफ के ऊपर बात आता था इनकी तरफ से, चाइना की तरफ से। चाइनीज तरफ से। एक मिनट, एक वो आया, मैं लिख के थोड़ा सा। नो इशू। तब तक गाइस हाँ जी, प्लीज मेरे चैनल प्लीज को, हाँ हाँ हाँ, नहीं नो प्लीज प्लीज इश्यूज, आप ओके प्लीज प्रमोट कंटिन्यू। करो, कोई नहीं, चलो 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 करते रहो। नहीं तब तक गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको आगे फॉरवर्ड करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। और अगर आप एक्स यूज कर रहे हैं तो मैंने मेरे पोस्ट पे रखा है जो हम लाइव स्ट्रीम आ रहे हैं, तो उसको भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे जुड़ पाए लाइव स्ट्रीम में। यस सर, आप बोल रहे थे सर दैट जी, टैरिफ, तो तो या टैरिफ चाइना देख रहा है एंड जो रेयर अर्थ है वो यूएस देख रहा है, करेक्ट सर? बिल्कुल। तो इस समय हम ये देख रहे थे कि इस समय चाइनीज स्थिति जो है वो थोड़ी सी ऊंची है, और ट्रंप की यूएसए की स्थिति थोड़ी सी नीची थी। यानी ट्रंप इस समय नेगोशिएशन टेबल पर आए थे तो उनकी पोजीशन 19 थी और शी जिनपिंग की पोजीशन 20 थी, ये मान के चलिएगा। मीटिंग होती है उनकी दोनों की, और 2 घंटे की मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद में जो आउटकम जो कि मेरी निगाह में आए थे, वो मैंने उसका नोट बनाया है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं उसको थोड़ा सा रेफर कर लूंगा अपनी प्लीज प्लीज रजिस्टर पे, है ना? प्लीज सर। तो मीटिंग के आउटकम, जिससे पॉइंट छूटे नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और इसका भारत के ऊपर भी काफी जो भारत से संबंध रखते हैं वो इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो बारी बारी से मैं एक एक पॉइंट पे जाऊंगा। पहली बात थी कि एक 1 ईयर ट्रेड ट्रूस जो है वो वर्कआउट हुआ है यूएसए और चाइना के बीच में, और वो ये कहता है कि कोई नए टैरिफ या सैंक्शंस जो हैं वो इस पीरियड में नहीं लगाए जाएंगे। तो आपको ध्यान होगा पहले ट्रम्प महाशय जो थे वो जब इच्छा होती थी वैसे ही वो टैरिफ लगा देते थे। तो ट्रम्प ये ट्रूस हुआ है कि भाई आप इस बीच में ऐसे कोई भी टैरिफ या सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। ये 1 ईयर का टैरिफ ट्रूस हो गया दोनों के बीच में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि अमेरिका जो है वो राजी हुआ है टैरिफ को थोड़ा सा चाइनीज गुड्स पे काटने के लिए। तो एवरेज टैरिफ का रेट जो कि चाइनीज गुड्स के ऊपर था अमेरिका द्वारा इस समय जो चल रहा था वो था 57%। 57% जो था वो एवरेज टैरिफ जो था वो लेवी हो रहा था चाइनीज गुड्स के ऊपर अमेरिका द्वारा। अमेरिका राजी हुआ है कि इसको घटाकर 47% कर दिया जाए, यानी 10% उसने कम किया है। तो 57 से 47% पर ये फिगर आके टिक गई है। इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रम्प साहब बोल के चले थे फेंटेनिल के ऊपर, तो फेंटेनिल के ऊपर भी जो टैरिफ था उसको राजी हो गया है अमेरिका लोअर करने के लिए। 20% से इसको घटाकर 10% कर दिया गया है रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि चाइना चाहता है कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो, और अमेरिका जो है इस प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाना चाह रहा था। तो ये एग्री हुआ है कि 20% से घटाकर 10% टैरिफ इसका कर दिया जाए, और ये सर बात। सर जी, सर एक क्वेश्चन इसमें, सॉरी टू ना इंटरप्ट। नो इश्यू। अमेरिका चाहता था कि जो फेंटेनिल है वो हमारे यहाँ पे ना आए क्योंकि उससे ड्रग्स बनता है, लेकिन यहाँ पे टैरिफ कम कर दिया उसने मीटिंग के बाद। हाँ, देखिए ऐसा ये है क्या बात? ये आप, ये तो मैं आपको बोल रहा हूं कि पोस्चरिंग क्या होती है टॉक्स से पहले और टॉक्स में क्या होता है वो देखने वाली बात होती है। तो फेंटेनिल के ऊपर पहले यूएसए ने 20% टैरिफ लगाया था। फेंटेनिल के ऊपर नहीं, सॉरी, फेंटेनिल के प्रीकर्सर ड्रग के ऊपर, यानी कि फेंटेनिल को बनाने में जिन केमिकल्स का प्रयोग होता है उस पर 20% टैरिफ था। इस डिस्कशन के बाद में वो टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया है। तो यहां पर जीत किसकी होती है सबको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट था कि चाइना जो था उसने रेस्ट्रिक्शंस डाले थे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। तो आपके दर्शकों को बताता रहूं कि पहला रेस्ट्रिक्शन जो आया था वो आया था नवंबर 2024 में।
नवंबर 2024 के रेस्ट्रिक्शन जो थे वो अमेरिका को हिट कर रहे थे, इसलिए अमेरिका ने ऑल्टरनेट मार्केट्स को दिखना शुरू किया था। तो उसके बाद आपको ध्यान होगा यूक्रेन में उसने एक स्थान खोजा था, जहां से उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो मिल सकते थे। अनफॉर्चुनेटली रशिया ने जाकर उस स्थान पर कब्जा कर लिया, तो वो चीज भी उसके हाथ से जाती रही। नंबर 2 चीज, मेरा मानना ये था कि ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका क्यों बहुत कीन था, क्योंकि पाकिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ज़ख़ीरा जो है वो बलूचिस्तान में था और गिलगित-बाल्टिस्तान में था। तो इसके बारे में मैंने एक लेख लिखा था 14 मई को, अभी तक डेट मुझे याद है, क्योंकि वो मेरा पहला इंग्लिश का लेख था किसी भी ऑनलाइन मीडियम के लिए। तो इसलिए वो होता है ना, पहली चीज़ जो है वो आदमी को याद रह जाती है। तो 14 मई की याद डेट रहती है, थी सही है सर। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था, और गोवा क्रॉनिकल सैवियर रॉड्रिग्स का है पब्लिकेशन, उसमें ये पब्लिश भी हुआ था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद उस समय दुनिया में गिने-चुने लोग थे जिनका ध्यान रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरफ गया था, और 14 मई से पहले अगर किसी ने इस पे बात की हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल स्टैंड करेक्टेड। तो मैंने इसका डिस्कशन एक अमेरिकन मिलिट्री वॉचर के साथ में भी किया था। वो श्रीमान जी उस समय सो रहे थे, मैंने उनको जगाया। मैंने बोला ज़रा इस लेख को पढ़िएगा, इसमें आपको कोई नई इनपुट पता लगेगी। खैर ये थी मज़ाक की बात, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो थे फिर पाकिस्तान में खोजने शुरू किए थे ट्रम्प साहब ने, और उसकी खोज का नतीजा था, आपने देखा था वो एक जैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, दवाइयाँ दिखाता है जी। डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे पास ये दवाइयाँ हैं और ये इस बीमारी में प्रयोग में ला सकते हैं, तो आप इसको प्लीज़ मेरे से खरीद लीजिए। मेरे खरीदने से क्या होगा कि मुझे थोड़ा-सा बोनस मिलेगा और वो कुछ मिलेगा तो मेरी कुछ बिक्री हो जाएगी। तो वैसी ही तस्वीर आसिम मुनीर एक सूटकेस खोल के खड़े हुए थे जिसमें पत्थर के कुछ टुकड़े थे। ठीक है? अब मैं बिल्कुल ये सर। कहता हूँ, और दिनेश जी मैं कई चैनल पे कह चुका हूँ इस चीज़ को, कि भारत का विभाजन सन 47 में धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। ये आईक्यू के आधार पे यस हुआ सर। था। बिल्कुल सर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे सूटकेस में नहीं दिखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये वैसे ही बात हो गई जैसे कि आप कोयले के टुकड़ों को दिखाते हैं और बोलते हैं देखिए मैं आपके लिए हीरे लेकर आया हूँ। क्योंकि आखिर कोयले का एक्सट्रैक्शन जो होता है, सॉरी हीरे का एक्सट्रैक्शन जो होता है हीरे। वो वहीं से होता है। तो वो कंकड़ पत्थर दिखा रहे थे और ट्रम्प साहब उसको देख रहे थे और देख के न जाने क्या सोच रहे होंगे। शायद वो भी यही सोच रहे थे कि हिंदुस्तान का विभाजन 47 में आईक्यू के आधार पे हुआ था, कि ये मुझे क्या दिखा रहा है ये। जो भी बात थी, आगे बढ़ते हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान भी ये एरिया था। तो मेरा मानना ये था कि इस युद्ध को रोकने में अमेरिका इसलिए कूद रहा था और ट्रम्प साहब इसलिए बहुत नाराज हुए थे भारत से, क्योंकि भारत उस स्थिति पे पहुंच चुका था जहां बलूचिस्तान विद्रोह करके अपने आप को आजाद कर सकता था और भारत की सेनाएं जो है गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवेश कर सकती थी। हम उस स्थिति में थे। तो इस समय ट्रम्प साहब का गुस्सा होना बड़ा वाजिब था, और उनका कूद के क्लेम करना कि मैंने रोक दिया, वो भी जस्टिफाइड था, क्योंकि हमने गोली मारना बंद कर दिया था। उससे ट्रम्प साहब को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। दुख हुआ था वो बात अलग है, कि उनके एसेट जो थे वो नुकसान हुआ था उनका, वो बात अलग है, परंतु उनको खुशी इस बात की थी कि कम से कम फिलहाल के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट जो है मेरे पास में टिक गए। तो अब वो चलती है बात, और चाइना जो है उसने बदमाशी की। उसने क्या किया, अक्टूबर के महीने में उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर फिर से शिकंजा कस दिया और रोक दिया अमेरिका को सप्लाई। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ज़ख़ीरा नहीं है। 82% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी रिफाइनिंग जो है वो चाइना करता है। ये फैक्ट है। करेक्ट सर। तो चाइना के पास में वो टेक्नोलॉजी है और वो हेफ्ट है कि वो इसका एक तरीके से दुनिया भर का सप्लायर है। इंटरेस्टिंगली चाइना ने अपनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट टू इंडिया जो है उसमें थोड़ी सी ढील दी। अमेरिका को तो उसने शिकंजे में कसा अक्टूबर में, और भारत को थोड़ी सी ढील दी। तो ये बात भी दुनिया को नागवार गुजरी होगी कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो इस वाली मीटिंग में होता क्या है कि चाइना जो है वो सस्पेंड करता है रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जो कि उसने आयात किए थे, और कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल के तो लिए। ट्रम्प साहब ने उससे बोला होगा भाई 1 साल के लिए मैं कोई नहीं करूंगा। वो बोलते हैं ठीक है, 1 साल के लिए हम तुमको रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंजॉय करने देंगे। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक था कि बीजिंग ने क्या किया था कि लार्ज परचेजेस यूएस से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, स्पेशली सोयाबीन के, रोक दिए थे।
तो इस बार चीन ने बोला कि ठीक है, अब हम आपसे ये चीजें खरीदनी वापस से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये दबाव जो है वो यूएसए डाल रहा था कि भाई हम उससे ये चीजें खरीदें, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कह दिया थैंक यू सो मच, हमारे देश में सब जी, कुछ है, हमें आपकी देश की चीज की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने अपने देश के किसानों का हित का ध्यान किया है, वो यही मुद्दा है कि आप बाहर से चीज को इंपोर्ट ना करें जो कि घर में बहुतायत में मौजूद है और जिसको हमारे किसान जो है वो उगा रहे हैं। ये तरीका होता है अपने देश की जनता का ख्याल करने का, कि आप प्रेशर झेलें, आप पर्सनल अटैक झेलें, लेकिन आप अपने देश के लोगों का हित जो है वो साध कर चलें। तो ये होती है लीडरशिप जो कि लोगों को सीखनी चाहिए इस समय, इन सब चीजों को देखते हुए कि बाकी देश कैसे बकल कर रहे हैं और भारत कैसे सीना तान कर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डायलॉग चैनल्स को बोला है कि खुला रखेंगे, और डायलॉग चैनल्स किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इशू के ऊपर। दिस इज अ वेरी माइनर इशू, पर ये भी डिस्कस हुआ और इसके ऊपर भी कोई निर्णय ले लिया गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और वो एग्रीमेंट किसके ऊपर नहीं हो पाया था? वो था सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के नाम पर फिर क्या होता है, ताइवान के ऊपर असर पड़ता है और भारत के ऊपर असर पड़ता है, ये जो देश है। तो असर नहीं हुआ, नो एग्रीमेंट ऑन सेमीकंडक्टर्स, ताइवान और लॉन्ग टर्म टेक्निकल राइवलरी, यानी ताइवान का मुद्दा डिस्कस हुआ था लेकिन उसके ऊपर में कोई डिसीजन नहीं हुआ। दोनों साइड्स ने इस मीटिंग को कंक्लूसिव डिक्लेयर किया था, ये मान के चलिए आप। तो इतना सब कुछ जी, डिस्कशन के बाद में भी वो कहते हैं मीटिंग जो थी वो कंक्लूसिव थी, लेकिन हम जैसे लोग जो कहते हैं कि भाई ये एक टैक्टिकल ट्रूस था, ये कोई रीसेट नहीं था। यानी भाई फिलहाल के लिए आप इतना कर दो, मैं आपके लिए इतना कर दूंगा। ये बैठ के खाली ये हुआ कि हम फिलहाल इतना कर देते हैं एक दूसरे के लिए। तो एक होता है रीसेट संबंधों में, ठीक है, हमने ये खत्म किया, आपने वो खत्म किया, हमने अपने संबंधों को आगे बढ़ाना शुरू किया, ये सब विचार करके उसको कहते हैं आपने संबंधों को रीसेट किया। यहां पर आपने क्या किया है? टैक्टिकल ट्रूस किया है। टैक्टिकल ट्रूस का मतलब है फिलहाल के लिए काम चलता रहे और हम छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स ले लें जो कि हमारा काम आगे बढ़ता रहे और दुनिया ये ना देखे कि हम जो हैं वो लॉगर हेड्स में एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। तो इसको मैं कहता हूं कि इट वाज नॉट अ रीसेट, इट वाज अ टैक्टिकल ट्रूस। ये मेरी अंडरलाइन लाइन इसके ऊपर रहेगी। अब दुनिया के लिए इसका असर क्या होगा उसकी भी मैंने लिस्ट बनाई है, अगर आप सुनना चाहते हैं दुनिया के बारे में, वरना हम आ जाएंगे कि इंडिया और साउथ एशिया के ऊपर इसका असर क्या रहेगा। नहीं, नहीं, दुनिया प्लीज़, के ऊपर प्लीज़ क्या बताइए। दुनिया के ऊपर क्या रहेगा कि मार्केट जो है वो थोड़े से हिलने बंद हुए। लोगों को बहुत खतरा था कि अगर ये मीटिंग इनकन्क्लूसिव हो जाती टोटली तो क्या होगा। जी, तो मार्केट जो है वो ये देख रहे थे कि मीटिंग जो है थोड़ी बहुत तो कंक्लूसिव है, और स्टेटमेंट भी बाद में दिया ये गया कि भाई ये मीटिंग कंक्लूसिव रही थी। तो ऑप्टिमिज्म जो था वो मार्केट में देखने को मिला, और टेंशन जो है वो दोनों इकोनॉमीज के बीच में लगता है थोड़ी सी अपेरेंटली कम हुई है, ऐसा मार्केट्स ने ऑब्जर्व किया। तो मार्केट जो है वो स्टेबलाइज होते हैं इसकी वजह से। दूसरी चीज है कमोडिटी में रिलीफ मिलती है, वो कैसे कि रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी सप्लाई में लोगों को खतरा हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये मीटिंग इनकंक्लूसिव हो जाए और हमें सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई में थोड़ी सी बाधा महसूस हो। तो ये टेंशन भी दुनिया की वहां पर जाके थोड़ी सी खत्म होती है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि एक इन्फ्लेटरी प्रेशर आ रहा था। इन्फ्लेटरी प्रेशर क्या आ रहा था कि जब आपके देश दूसरे देश के साथ में आर्थिक संबंध इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि आपको जाकर उनके साथ में स्पेशली नेगोशिएट करना पड़ता है, तो आपके देश में कीमतें जो हैं वो उछलने लगती हैं। उछाल। तो एक इन्फ्लेटरी प्रेशर जो था वो यूएस पे आ रहा था और उसकी साथ जुड़ी हुई इकोनॉमीज के ऊपर। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद में ये इन्फ्लेटरी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा।
तो ये था ग्लोबल मार्केट के ऊपर इस मीटिंग के कंक्लूजन का असर। अब हम जाते हैं ऐसे मुद्दों पर जो कि भारत और साउथ एशिया पर असर डालते हैं। वो इस मीटिंग का क्या रहा था। सबसे पहली बात क्या आती है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर तो 1 साल का मुआहदा होता है। तो भारत के पास में इस समय 1 साल की विंडो मौजूद हो गई जहां की वो अपने डोमेस्टिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग की तरफ ध्यान दे सकता है और पार्टनरशिप की तरफ भी बात कर सकता है। ये भारत का इससे टेक अवे है। अगला टेक अवे क्या रहेगा कि सेमीकंडक्टर्स की अपॉर्चुनिटी जो है उसके द्वार खुलते हैं। और वो कैसे खुलते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में इन मुद्दे को लेकर कोई भी सहमति नहीं हुई। सहमति नहीं हुई तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास जो चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको ध्यान होगा कि हमने अपनी चिप जो जी है अभी लॉन्च की हाल ही दिनों में। तो हमारी चिप जो है वो एक ऑल्टरनेट हब के रूप में भारत उभर के आएगा। क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई मुआहदा नहीं हुआ तो भारत जो है वो एक ऑल्टरनेट मार्केट बनकर, मार्केट तो नहीं सप्लायर बनकर पैदा होता है जो कि इस मार्केट में एंट्री कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों देशों ने इस समय टैरिफ में थोड़ी सी कमी करने का फैसला किया है। दोनों के बीच में 1 साल की विंडो आपको मिलती है। उससे क्या होता है कि भारत को एक हल्का सा एडवांटेज मिला है इसमें कि वो अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर छूट नहीं दी जाती तो क्या होता, हम अपने और मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं करते। इस समय हमारे को ये विंडो मिली है कि हम अपने ऑल्टरनेट मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला मुद्दा आता है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी का, और दैट इज इंपॉर्टेंट कि भारत को इस समय अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए यूएसए और उसके एलाइज के साथ में। ये एक विंडो हमको मिलती है। हालांकि भारत के कोई खास डिप्लोमेटिक या डिफेंस डील्स नहीं चल रही हैं यूएस के साथ में, हालांकि यूएस चाह रहा है इस चीज को, परंतु यूएस के अलाइज के साथ में हमारी डीलिंग चल रही है। आपके दर्शकों को बताता चलूं, भारत वो देश है जो कि यूएस के साथ में संबंध इतने मधुर न होने के बावजूद यूएस के द्वारा रचित एक पूरे के पूरे अलायंस, जिसको कि नेटो बोलते हैं, नेटो के जी देशों को मिसाइल्स जो है वो सप्लाई कर रहा है। कर तो रहा है। ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट सर। चीज है। ये विंडो हमको मिलती है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को आगे करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये विंडो हमको यहाँ से मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके बारे में हल्का सा हिंट मैंने पहले आपको किया था, वो था एग्रीकल्चर एंड एनर्जी के बारे में। और वो ये था कि इस समय चाइना जो है वो इंपोर्ट करेगा यूएसए से, तो ग्लोबल प्राइस जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट होंगी इधर उधर और मार्केट स्टेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भारत को अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देने का यहाँ पर एक विंडो मिलता है, मौका मिलता है, और हमारे जो गुड्स हैं वो और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ये रहा भारत के ऊपर इस चीज के पूरे असर का एक छोटा सा विवरण। अब जी बात हम कर चुके नहीं। हैं, इस पॉइंट को मत भूलिएगा, हाँ इट इज अ टैक्टिकल जी ट्रूथ एंड इट इज नॉट अ रीसेट। जी जी एग्री। दिनेश। बस मैं यही पूछने वाला था सर कि ये ट्रूस तो इनका हो गया, लेकिन ये कब तक रहेगा? बिकॉज इसमें ये है कि अब ये लोग तो स्टेटमेंट तो कुछ ऑफिशियली आया नहीं इनका, ना कोई कॉन्फ्रेंस हुई, ये जस्ट हमारे पास से एक मीडिया रिपोर्ट आई है हमारे पास, क्योंकि दोनों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो सर ये कब तक रहेगा? बिकॉज जिस हिसाब से ट्रम्प बिहेव कर रहा है, दैट ही इज चेंजिंग, और अभी तो उसने कनाडा पे टैरिफ 10% एक्स्ट्रा लगा दिया जस्ट बिकॉज उसको एक वीडियो पसंद नहीं आया था जो कनाडा का था, इसलिए उसने 10% टैरिफ लगा दिया। सो दिस इज द वे दैट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बिहेविंग। तो फिर ये ट्रूस कब तक रहेगा? बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगा और हमारे लिए भी एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा फिर। चलिए दिनेश जी, आपके चैनल पे एक और टर्मिनोलॉजी कॉइन कर देता हूं मैं। सो इट बिकम्स अ टैक्टिकल इकोनॉमिक सीज फायर। ठीक है। ओके। सीज फायर को हम लोग बड़े आराम से समझते हैं। आपको विदित है कि हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर कैसे होती है। जी ठीक है, कहने के लिए सीज फायर है, लेकिन सीज फायर का क्या होता है?
उल्लंघन। तो इस समय दुनिया को दिख रहा है कि ये टैक्टिकल इकोनॉमिक सीज फायर है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये रिवर्सिबल है। और अगर बाई चांस इसमें किसी ने अपना मुंह या रुख तरेरा, तो अगला व्यक्ति जो है वो फिर वापस उसी धुरी पर आ सकता है। और जैसा सबको आशंका है कि ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कुछ भी करेंगे तो फिर चुईया की चुईया, एक कहानी थी बचपन में हमने पढ़ी थी, फिर चुईया की चुईया वही होके यहाँ पर मिलेगा। तो टैक्टिकल इकोनॉमिक सीज फायर, इस चीज को नोट कीजिएगा, ये वो चीज नहीं, नहीं, रहेगी। बिल्कुल सही। जी दीदी। हाँ, ये दिख ही रहा है सर कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ इट्स तो इसमें सर अब इंडिया है, एक तो इंडिया न मोदी जी वहाँ पे आसियान में गए नहीं थे और उनका ये बहुत अच्छा मूव लग रहा था जिस हिसाब से ट्रम्प बिहेव करता है, कि आके वो सबको अपने पीछे खड़े कर देता है या फिर वो एक अलग वे में करता है। और अब जो ये मैं थोड़ा-सा शिफ्ट हो रहा हूँ इसमें, अब जो ये ट्रम्प डेली बोल रहा है सर इंडिया के लिए, अब मैं इंडिया पे आ रहा हूँ, आपने जो एक्सप्लेन किया उसके बाद कि अब ये जो ट्रम्प डेली बोल रहा है कि भाई हमने 5 जेट गिरा दिए, 6 जेट गिरा दिए, 7 जेट गिरा दिए, उसके बाद में अब वो इनवाइट करता है और आसियान में मिलने की बात करता है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर? वो अननेसेसरी इंडिया को वी कैन से पोक कर रहा है और उसके बाद में फिर वो चाह रहा है कि हम उसके साथ अच्छे रिलेशन भी करें, मिले भी उससे, जाके पर्सनल मीट भी करें और वो मोदी जी के अगेन एंड अगेन कि भाई ही इज़ अ वेरी टफ मैन, बहुत अच्छा है, ये है, वो है और फिर बाद में यही सब कहानी आ जाती है उसकी। तो ये जस्ट रेयर अर्थ के लिए ही कर रहा है इंडिया के साथ कि क्या इसके पीछे की मंशा है सर ट्रम्प की? ऐसा है, ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं भारत के लिए, उसके ऊपर किसी को अपना समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा देखिए, ट्रम्प साहब जो बोलते हैं, उसके ऊपर आपने कभी गवर्नमेंट का या प्रधानमंत्री का कोई बयान सुना है तो मुझे बता दीजिए आप। कभी यहां नहीं सर। तक कि ट्रम्प साहब ने सीज फायर कर दिया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं बोला। आखिर कब बोले? पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ने पॉइंट रखा, उस पॉइंट का जवाब वहां दे दिया, पर कोई करेक्ट सर। बयान दिया किसी ने? तो भाई, मैं भारत की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने लीडर का अनुसरण करें। वो इतनी सब चीजों को लेकर ना हिलता है, ना परेशान होता है, ना बयान देता है। तो हम और आप जो हैं, क्या इंटरनेशनल राजनीति को एक ऐसे व्यक्ति से अधिक जानते हैं, जिसने अपने प्रदेश पर सक्सेसफुली 15 साल तक शासन किया है और फिर भारत देश पर 11 साल से शासन करते आ रहा है और उसके शासन में जीडीपी कहां से कहां पहुंची है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां से कहां पहुंचा है, और एक चीज का विटनेस मैं स्वयं हूं, भारत की इमेज। तो ये मेरा छोटा-सा कार्यकाल था विदेश मंत्रालय के साथ में, और मेरा सौभाग्य है कि दुनिया के प्रत्येक देश, ये मान के चलिए प्रत्येक देश के राजनयिक से मैं मिला हूँ, उनके साथ में बैठा हूँ, डिस्कशन किया है। और हर देश के राजनयिक ने एक चीज़ बोली है कि मिस्टर मयंक, वी विश वी आल्सो हैड अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मोदी। एक स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट आता है, यू आर लकी टू हैव दिस मैन एज़ योर प्राइम मिनिस्टर। इसके सही है सर। आगे अगर कोई भारतवासी कहता है कि ये लीडरशिप जो है कमजोर है, तो मैं केवल चुप रह के मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैंने मोदी जी से ये चीज सीख ली है। एक सही कहावत है है सर। जो मेरे गुरुजी कहते हैं, मिले संत तो कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्टिर रहिए। यानी कि अगर अगला व्यक्ति जो है वो समझदार है तो उससे कुछ कहिए सुनिए, अगर अगला व्यक्ति मूर्ख है तो आप चुप रह जाइए। तो इसीलिए आप सीखिए अपने लीडर से, हर चीज में रोष दिखाने की, अपने स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही इस मीट पर जाने के लिए दुनिया ना जाने क्या क्या जंप मार रही है। दिनेश जी भी बोल रहे हैं बैठ के कि जहां ट्रंप आने वाला था वहां पर मोदी जी क्यों जाए। भाई साहब, ऐसा है कि 23 तारीख को मोदी जी की और प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के थे, मलेशिया वाज द होस्ट फॉर दिस 48th या 47th आसियान मीट थी, इसके वो होस्ट थे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा रहे थे तो उन्होंने फोन किया था, और फोन करके
बताया था कि मैं वर्चुअली ज्वाइन करूंगा आपकी मीट को, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है लिखा हुआ हार्ड एंड फास्ट कि आपने जाके फिजिकली मीट को अटेंड करना है। प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम ने दुनिया के सामने स्टेटमेंट दिया कि यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोक विद मी, मेरे साथ उन्होंने बात की और ये कहा कि वो अपने देश में रुकेंगे क्योंकि उनके देश का सबसे बड़ा पर्व दीपावली जो है वो आ रहा है और वो उसको मनाना चाहेंगे। अब मैं आपके दर्शकों से ये पूछूंगा कि 11 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस साल में दीपावली देश से बाहर मनाई, आप मुझे बता दीजिए। अगर बाहर मनाई है तो फिर मैं आगे उत्तर दूंगा उसका। बिल्कुल सर, वो तो अपने हर साल। जवानों के साथ ही बनाते हैं, हर बार बॉर्डर पे, और इस बार आए ना इस विक्रांत पे। तो दिनेश जी, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया कि जी प्रधानमंत्री के लिए दीपावली मनाना अपने देश के जवानों के साथ में ज्यादा जरूरी है बनिस्पत किसी ऐसी मीट में जाना जहां पर बहुपक्षीय वार्ता होगी और शायद द्विपक्षीय कोई वार्ता हो या ना हो, पर भारत का हित साधने के लिए उनके पास में और चीजें मौजूद हैं। परंतु दीपावली वर्ष में केवल एक बार आती है। बदकिस्मती से आसियान का समिट भी इस समय आकर पड़ा जी था, तो इस वजह से वो जी। वहां नहीं जा पाए। ट्रम्प के साथ में जाके मिलना ना मिलना ये जो है ये अलग चीज है। ओके, तो सर आप ट्रम्प ये साहब के साथ। ये- जी, ओके। सो ये एक प्रोडक्ट लाइन है जो मेरी इष्ट मित्र हैं वो स्वयं अपने हाथों से बनाती हैं इसको। एंड शी इज अ न्यूरो सर्जन बाय प्रोफेशन और उनका पैशन है इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना और वो अपने हाथों से अपने आप चीजों को इंपोर्ट करना और बनाना। इसमें खास चीज ये है, इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही कोई हार्मफुल केमिकल इसके अंदर डाला जाता है। हर चीज जो है वो नेचुरल है। मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था तो एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया था कि अगर मैं इसके अंदर हल्दी डालती हूँ तो हल्दी जो है वो अफ्रीकन टर्मरिक अगर बोल रही हूँ तो वो मैंने उसको घाना से सोर्स किया है। तो ये मेरा उन पे विश्वास है। मैं स्वयं प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ और मैं इससे लाभान्वित हो रहा हूँ। और मैं अगर चाहूंगा आपको अच्छे लगते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिनेश जी डिटेल्स दे देंगे और आप या तो श्योर मुझसे सर। संपर्क कर सकते हैं दिनेश जी से, जो भी है हम आपसे पूरी डिटेल्स शेयर कर लेंगे। एंड आई वुड रिकमेंड पर्सनली कि दिस बिकम्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच यू कैन यूज, यू कैन ऑल्सो एम्प्लॉय इट फॉर गिफ्टिंग। मैंने खुद दीपावली के अवसर पर बहुत लोगों को यही प्रोडक्ट्स गिफ्ट किए हैं। किसी को अगर आप हेल्थ गिफ्ट करते हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट जो है मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। तो ये छोटी सी करेक्ट सर। चीज थी जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। दिनेश जी, मैंने जी। आपको एक छोटा सा चित्र और भेजा था, वो एक बच्ची ने बनाया है। आपके शायद व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था। आप शायद उसको मैं चेक नहीं कर लेता हूँ, कर अभी मेरे पाए। पास वो नहीं है। मैं इसमें रख दूंगा सर, अभी वो मेरे पास आएगा नहीं, अरे भाई तो साहब, मैं आपको आई अभी पुट इट। करता हूँ हाथ बंधन, फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये चित्र जो है मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ और मैं इस चित्र को देख के हैरान हो गया था दिनेश जी कि इतना ओके। सुंदर यस चित्र यस जो यस। है वो कोई बना भी सकता है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो यू कैन इधर पुट इट अप और इफ यू वांट देन आई कैन ऑलवेज शो इट। तो आपके पास है तो आप दिखा दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने फिलहाल प्रेजेंट के लिए उसको डाल दिया है। नो इशू, मैं इसको दिखा देता हूँ सर। बाय दैट टाइम सर हाँ, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, बट ये आ गया है। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। जी। तो ये चित्र फैंटास्टिक। जो है, मुझे ये लगा था कि ये फोटो खींची गई है, पर मुझे बताया गया दिस वाज अ पेंसिल एंड चारकोल का स्केच। यस सर। तो मुझे देख के बड़ा सुंदर लगा और मुझे लगा कि जो बच्ची इसको बना रही है उसकी कला को दुनिया भर में प्रसारित होना चाहिए। तो दिनेश जी, ये आपका सौभाग्य है, मैं कहूंगा कि आपके चैनल पर मैं इन चीजों को प्रमोट कर रहा हूँ और यकीन मानिए मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है, परंतु चीज मुझे जी अच्छी जी जी लगी। जी। खुद मैंने अप्रिशिएट की तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया भी उसको देखे और सराहे। यही मेरी चाह रहेगी। तो मैं ये चाहता जी। हूँ कि इसको चित्र को अगर आप चाहते हैं कि आप खरीदना चाहें तो आप
जो भी डिटेल है या तो मुझसे या दिनेश जी से संपर्क कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल शेयर विद यू द लिंक ऑफ दैट पर्सन जो कि इसको बनाते हैं। तो जी, ये छोटा सा मैं उनका योगदान है जो हमारा। एक्स एक्स का आईडी है वो मैं कमेंट जी, सेक्शन में डाल दूंगा फॉर दिस इमेज। बिल्कुल, अगर आपको किसी बिल्कुल। को चाहिए सो यू कैन कनेक्ट विथ हर। उनका नाम हुँ, वैसे यशोला है। सो मैं ये लिंक आपके इसमें कमेंट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक। जी। तो वो आप जी, डाल सकते हैं, जिससे लोगों जिसको करना है वो उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, श्योर। और ये सिर्फ़ एक सैंपल दिखाया था मैंने आपको। ऐसे बहुत से चित्र जी, हैं जिसको देख के आप जी, दाँतों तले उँगली दबा लेंगे। जी, दिनेश जी। करेक्ट सर। तो सर अब मैं आता हूँ सर इसमें अपना जो मेन लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने ये हीरा मंडी पन्ना मंडी। जो ये दोनों अब ओके। जो मिक्स हो रहे हैं दैट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन दोनों का तो एकदम फिर से वही भाई वाला रिश्ता आ गया सर। दैट चड्डी बड्डी फ्रेंड के वो वहाँ के जो पाकिस्तान के जनरल है वो वहाँ पे जाके मिल रहे हैं बांग्लादेश में। हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं बॉर्डर्स में जो अपना चिकन नेक है उसके पास। और चिकन नेक की न्यूज आ रही है कि वो राइनो नेक बन गया है। तो ये क्या है? और वहां पे जो अमेरिका के स्पेशल फोर्स है उनके जो स्पेशल फोर्स के बंदे हैं वो मर रहे हैं और रशिया का वो न्यूक्लियर वाला रोक रहे हैं। तो सर ये बांग्लादेश में एक्चुअली चल क्या रहा है? क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है बांग्लादेश में। और कुछ ऐसा लगता है कि भारत भी अपना खेल खेल रहा है और कुछ अमेरिका भी कुछ कर रहा है उसमें, अमेरिका एंड पाकिस्तान मिलके। तो क्या चल रहा है सर ये बांग्लादेश में अभी? बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लग रहा है सर इतने सारे इंसिडेंट के बाद तो। देखिए, आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं कुछ चीज़ें कॉइन करते चलूँ। तो इस चीज़ को मैं एक नाम दूँगा टैक्टिकल टैंगो। टैंगो जो है वो अर्जेंटीना, इक्वाडोर में 19वीं सदी में एक डांस आया था, और आजकल तो ख़ैर लोग उसको काफ़ी प्रयोग में ला रहे हैं, नृत्य करते हैं उसके ऊपर। एक अंग्रेज़ी में कहावत है, यू रिक्वायर टू टू टैंगो, यानी 2 लोगों से मिलके ये डांस जो है वो परफ़ॉर्म होता है। तो इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक टैक्टिकल टैंगो कर रहे हैं। दुनिया को दिख रहा है वो नृत्य हो रहा है, परंतु असली में क्या हो रहा है उसके अंदर खाने की खबर जो है, चलिए उसका थोड़ा-सा विश्लेषण करके चलते हैं। सबको मालूम है सन 71 में क्या हुआ था। 71 में मात्र 30 लाख लोगों की जान की बलि दी गई थी पाकिस्तानी सेना द्वारा। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों को मौत के घाट उतारा था। 30 लाख मारे थे और न जाने कितने लाख जो थे उनको घायल किया था, नारियों की इज्जत लूटी थी, बच्चों को अपनी माँओं से जुदा किया था, और जो उन्होंने रेप किया था उसके पीछे एम ये था कि अगली नस्ल जो होगी बांग्लादेश की वो पाकिस्तानी हो। ये एम था पाकिस्तानी फोर्सेस का बांग्लादेश के अंदर। अगर इस सब के बावजूद आज बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, तो मैं केवल बांग्लादेश पर तरस खा सकता हूँ। खैर, इस समय बांग्लादेश का एक छोटा-सा माइनॉरिटी ग्रुप जो है, जो इस समय सत्ता पर काबिज़ है, वो हाथ मिला रहा है। बांग्लादेश का आम नागरिक आज भी सन 71 को नहीं भूला है। यकीन मानिए दिनेश जी, मैंने अपने सर्विस के दौरान में बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स, वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। बांग्लादेशी डिप्लोमैट्स के साथ में मैंने काम किया है, वो उनके कोर्सेज़ कंडक्ट कराए, उनके साथ में ट्रैवल किया है। बहुत डिटेल में उनसे मैंने डिस्कशन किया है। मुझे आज तक ऐसा बांग्लादेशी नहीं मिला जो पाकिस्तान की कसम खाता है। तो ये एक जमात है, और जमात जो है वहाँ की पार्टी है, जमात इस्लामी, जो कि ये रुख रखती है कि वो पाकिस्तान के साथ में वो जो है ना इस्लामिक बिरादर मुल्क वाला रिश्ता जो है वो रखती जी, है। जी। और वो सब खेल खेल रही है, और खेल को खिलाने वाले वहाँ पर यूनुस साहब बैठे, और यूनुस साहब की डोर जो है जैसे एक कठपुतली की डोर होती है ना, वैसी डोर जो है वो इनकी गहरे राज्य के साथ में जुड़ी हुई है। तो वो डोर हिलती है वहाँ से, और यहाँ पर यूनुस साहब नृत्य करते हैं, और इनके नृत्य को देख के लोग समझते हैं देखिए कितना बढ़िया टैंगो चल रहा है। अब आती है बात दोनों देशों की। तो इन्होंने एक बड़ा प्यारा-सा ऑफर दिया था कराची पोर्ट को यूज़ करने का। कराची पोर्ट का बैकग्राउंड ऐसा है कि 60% ट्रेड पाकिस्तान का कराची पोर्ट के थ्रू होता है। कराची पोर्ट जो है एक बूढ़ा होता हुआ बंदरगाह है। देखिए, भारत में अगर बंदरगाह, वैसे आपको ध्यान दिलाता चलूँ दिनेश जी, आप गुजरात से संबंध रखते हैं, जी। है ना?
आपको खुद नहीं पता होगा कि गुजरात में टोटल कितने पोर्ट्स हैं, आपको पता है? छोटे से गुजरात की 3 है कोस्ट लाइन में लेकिन 46 नहीं पोर्ट्स हैं। छोटे, हाँ। 46 पोर्ट्स हैं भाई साहब। छोटे बड़े मिला के 46 पोर्ट्स हैं गुजरात में। तो ये है भारत और ये है आपके सामने पाकिस्तान। पाकिस्तानी से पूछिएगा कि कराची और आजकल ग्वादर के अलावा कोई और नाम तो बताए ज़रा, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ख़ैर ये पोर्ट जो है इस समय इसकी हालत जो है वो जर्जर है। ग्वादर के आने के बाद में लोगों को खतरा है कि कराची जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसकी पोर्ट की उपयोगिता नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान ने जेके ऑफर दिया कि भाई आप अपना ट्रेड जो कि आप अफ्रीका और मिडल ईस्ट के साथ में करते हैं, वो आप कराची पोर्ट से कर सकते हैं। आपको ये छूट दी जाती है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? मरते हुए पोर्ट में दान फूकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान दुनिया को ये दिखा रहा है कि भैया मैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए तैयार बैठा हूं। और तैयार क्यों बैठा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ने हरकत की थी कि 22 अप्रैल को उसने एक दुस्साहस किया था। पहलगाम में निहत्थे लोगों को उनकी धर्म पूछकर उनकी जान ली थी और बड़े बर्बरतापूर्ण जान ली थी। ऑपरेशन सिंदूर उसका नतीजा था। इसके बाद में एफएटीएफ की निगाह पड़ी पाकिस्तान के ऊपर और 12 और 13 जून को एक प्लेनरी होता है एफएटीएफ का, जिसमें उसने ये बोला है कि फाइनेंसिंग जो हुई है इस चीज की, उसकी वो भर्त्सना करते हैं। और उसने इंगित किया था कि ये पाकिस्तान का काम हो सकता है। डायरेक्ट निशाना नहीं साधा था, परंतु इंगित किया था। भारत ने इसके ऊपर पूरा डॉजियर बनाया और प्रेजेंट किया, और अभी 20 अक्टूबर को एक प्लेनरी और होती है। अब वहां प्लेनरी से मैं उसके फिलहाल डिटेल्स पढ़ नहीं पाया हूं, पर वहां से फीलर्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय ग्रे लिस्ट में जाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन उसको दुनिया को दिखाना है कि भाई मैं तो दूसरे देशों की मदद करता हूं। तो उसने बांग्लादेश को ये ऑफर दे दिया कि वो ये मदद कर रहा है। 1 मिनट दीजिएगा दिनेश जी, जरा मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लग इन मुझे करना पड़ेगा। जी सर, नहीं, नहीं, नो इश्यू, नो इश्यू, कर लीजिए। सो तब तक गाइस आप जो भी ये देख रहे हैं वीडियोस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो सब देखिए और समझिए कि एक्चुअली में देश और दुनिया में हो क्या रहा है। बिकॉज़ सबको जानना ज़रूरी है और ये आपके घर तक अफ़ेक्ट करता है चीज़ें, तो आपको ये सब चीज़ जाननी ज़रूरी है गाइस। यस सर। जी। तो 20 तारीख को एफएटीएफ की प्लेनरी होती है और वहां से फीलर आते हैं कि पाकिस्तान इस समय एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ये डिटेल आएगा फिर मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगा कि आखिर इसमें प्रिलिमिनरी डिस्कशन क्या होता है और उसके पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं। तो पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इस एरिया में बांग्लादेश की मदद से। तो बांग्लादेश के साथ उसका प्यार नहीं है, उसको अपने खुद को सर्वाइव करना है और सर्वाइवल के लिए उसको एक करेक्ट। मोहरा मिल गया बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश जो है वो सोच रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करूंगा तो मैं किसी बड़े देश के साथ में दोस्ती करता दिखाई दूंगा, और दूसरी बात है कि मुस्लिम उम्मा का मैं एक पार्ट बन जाऊंगा और बन मैं जाएँगे। भारत को इसकी मदद से चिढ़ा सकता हूं, क्योंकि भारत के संबंध पाकिस्तान से इतने मधुर नहीं होते हैं। बेवकूफ ये भूल जाता है कि वो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। मैं चार तरफ से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तीन तरफ से तो है ही, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में आप जानते होंगे, आपके दर्शक जानते होंगे कि किसी भी देश की मैरिटाइम बाउंड्री जो होती है वो उसकी हद से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक होती है। उसको बोलते हैं यस। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर में कोई भी देश अपना मछली पालन, मछली का शिकार कर सकता है, मिनरल्स को ढूंढ सकता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस की खोज कर सकता है। अब आप देखिए, नक्शा सोचिए भारत का क्या है और बांग्लादेश का क्या है। तीन तरफ से तो इस पूरे घेरे में भारत बैठा है। 200 नॉटिकल माइल्स यहां से नापिए, 200 नॉटिकल माइल्स यहां से नापिए, नीचे से अंडमान और निकोबार आइलैंड से वहां से नापिए। बांग्लादेश के पास में कितना एरिया बचेगा? समझदारी की बात है। जी। बांग्लादेश इस पोजीशन को लेकर जाता है वो संस्था जो है आर्बिट्रेशन के लिए, जिसमें वो चैलेंज करता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी के ऊपर। और भारत एक समझदार देश का मुजाहरा करते हुए उस चीज को चैलेंज नहीं करता है, वरना हम अपना पक्ष रख सकते थे। बांग्लादेश को आज इस समय जितनी छूट मिली हुई है,
मान के चलिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो भारत के रहमो करम से मिली है, तो वो गलत बात नहीं है। तो बांग्लादेश करेक्ट को सर। भारत का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अगर वो बैठ के मछलियाँ बीन रहा है और तेल और नेचुरल गैस की खोज कर रहा है और उन वाटर्स को अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन मान रहा है, तो वो मैंने उसको दान में दिया है, वो उसका हक नहीं बनता है। ठीक है? करेक्ट सर। तो इन सब के बावजूद अगर वो ये हरकतें कर रहा है, तो उसको होश की दवा पीनी चाहिए। तभी इस समय बांग्लादेश का जो डिफेंस है, एनर्जी है और ट्रेड है, वो भारत के बिना चल नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप चाहे कितनी बात कर लीजिए, भारत से कितनी दुश्मनी ले लीजिए, लेकिन इन चीज़ों से आप पार नहीं पा सकते। आपको एनर्जी चाहिए, आपको भारत का रुख करना पड़ेगा। आपके पास में ताकत ही नहीं है अपने देश को एनर्जी प्रोवाइड करने की। अगर आपको डिफेंस डिफेंस का भार सँभालना है, भारत ने अगर आपकी लगाम कस दी, तो आप किसी और देश के साथ में कुछ नहीं कर पाएँगे। भारत की नेवी अगर क्वाड का पार्ट है और चाइना घबराता है जब भारत की नेवी मूव करती है, तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है। करेक्ट सर। तो इन सब एब्सोल्युटली, चीज़ों को एब्सोल्युटली हर सर। भारतवासी जो है वो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने म्यांमार में एक रेड होती है ड्रोन्स के द्वारा और कोई नहीं बताता कि वो क्या होती है, वो भारत विरोधी तत्व थे, वो समाप्त किए जाते हैं। जब उनका फ्यूनरल होता है तो फ्यूनरल पे फिर अटैक होता है और उनके बचे-कुचे नेता जो है उसमें साफ कर दिए जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है बड़े इनोसेंटली ट्वीट करते हैं कि दिस वाज़ नॉट द वर्क ऑफ असम पुलिस। आप समझ रहे हैं? करेक्ट सर। भाई यस, हमारे यस, यस। देश की पुलिस जो है वो ऐसे काम भी कर सकती है। आर्मी की बात तो बहुत दूर आती है। लोग बात करते हैं ना कि आर्मी मूव कर रही है, ये कोर मूव कर रही है, वो कोर। इतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भारत को है नहीं। खैर, लेकिन इस समय एक्सरसाइज़ त्रिशूल चल रही है और जी। मैं आज संजय दीक्षित जी के साथ बात कर रहा था कि न जाने क्यों त्रिशूल में 3 चीज़ आती हैं। तो वो कहते हैं जी त्रिशूल जी। इसलिए क्योंकि उसमें ट्राई सर्विसेज़ एक्सरसाइज़ है। मैं कहता हूँ नहीं सर, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत कुछ है। 3 की गिनती गिनी है आज। आज तारीख क्या है? 30। 30 में 3 + 0 = 3 न्यूमरोलॉजिकली। दूसरी चीज़, भारत ने कितनी जगह पर नोटा में इश्यू किया है? 3 जगह से। एक तो गुजरात के बॉर्डर से लगता हुआ, एक सेंट्रल इंडिया में ग्वालियर के ऊपर और एक ईस्ट में। जी। 3 जगह हमने नोटा में इश्यू किया है ईस्टर्न सेक्टर्स। और और इस समय पाकिस्तान का बैंड तो 3 जगह से बज ही रहा है और बांग्लादेश को भारत ने 3 जगह बिल्कुल से सर। घेर के रखा है। तो 3 की फिगर से इस समय दोनों पड़ोसी मुल्क जो हैं वो थोड़े से समझदार हो जाएँ, चौकन्ना हो जाएँ, पंगा ना लेने की कोशिश करें, वरना 30 के बाद में 31 भी आती है और 31 जो है वो लौह पुरुष की बर्थ एनिवर्सरी है और वो भी छोटी-मोटी नहीं है, जी। 150 साल होने वाले हैं। तो इस समय भारत के इरादे जो हैं वो फौलाद की तरह मजबूत हैं और लौह पुरुष की तो कल एनिवर्सरी है। तो इसलिए पंगा ना लें दोनों के दोनों। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा-सा हिंट देते जा रहा हूँ कि लौह पुरुष की एनिवर्सरी है कल, जिसने भारत को करेक्ट सर। एकजुट किया था। इस चीज़ का जी, जी, जी। समझें आप। नहीं, नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद। सर, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और ये जो कहा कि लौह पुरुष की एनिवर्सरी और वो पंगा ना ले, तो होपफुली ये बच के रहे और अपना दिमाग लगाए जो ये लोगों में कम है दोनों में। तो होपफुली वो लगाए और समझें कि क्या है भारत और क्या कर सकता है भारत और ना ले पंगा। और होपफुली ट्रम्प एंड ये चाइना भी समझे कि भाई क्या चल रहा है वर्ल्ड में, थोड़ा पीस आए और सबको, और जो भारत है वो अपना वे दिखाए। सिंपल, हो हम हमारा बेनिफिट इसमें लेते रहें एंड हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय दिया इसके लिए और आपने पूरा डिटेल में इंसाइट बताए हमें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू जय दिनेश। हिंद, जय थैंक यू भारत, दिनेश। वंदे प्लेज़र मातरम। टॉकिंग टू यू। यस जय सर। हिंद, या जय थैंक भारत। यू सर।